गुड आफ्टरनून डियर्स। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम बैंकिंग जो आपके यहाँ IBPS AO के लिए जो इंग्लिश वगैरह आती है और उसमें किस लेवल तक हमारे यहाँ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों को आज हम देखते हैं और आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। अभी इससे पहले एक आपके जो हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि जो इंग्लिश का सिलेबस है हमारे यहाँ वो क्या सिलेबस है, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट था, उसमें आपका टेस्ट वाला पार्ट था और उसमें आपका फिलर वाला पार्ट था, आपका सेंटेंस अरेंजमेंट वाला पार्ट था, राइट। तो वो एक ऐसा पार्ट था जो आपका एक टोटली आपका अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड था, ठीक है। उसको करने के लिए आपके पास असाइनमेंट होना चाहिए, राइट, ठीक है। असाइनमेंट के थ्रू हम आपको आप चीज़ें बताएं, फिर वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। तो वो एक आपका पार्ट अलग हो गया। ये जो दूसरा पार्ट आपका था जो ग्रामर का था, राइट, जो 20% लगभग हमारे यहाँ ग्रामर का एक पार्ट आता है जिसको क्वेश्चन करने के लिए हमें जिनकी ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं में से एक पार्ट को मैंने उठाया है और आज मैं उसी के सामने उसके एक हायर लेवल को, जो हमारे यहाँ एक स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड के हमारे यहाँ क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, उसी को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आशा करते हैं कि क्लास आपको समझ में आएगी और लेवल भी आप पकड़ने की कोशिश करोगे और उसको समझने की भी कोशिश करोगे। क्योंकि देखो, अगर बैंक आपके यहाँ क्वेश्चन डालेगा तो इतना आप श्योर मानिए कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बड़ा ज़बरदस्त होगा और आपको भी अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा ज़बरदस्त करना पड़ेगा। क्योंकि बैंकिंग में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, IBPS में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, उनका लेवल बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो उनके लेवल को समझने के लिए, उनके लेवल को पकड़ने के लिए हमें वहाँ तक क्वेश्चंस पकड़ना पड़ेगा, उनके क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा और उनके क्वेश्चन को उसी डेप्थ में हमको देखना पड़ेगा और उसी डेप्थ में हमको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अपनी थोड़ी ध्यान देना कि अगर आप सोचो कि चीज़ें बिल्कुल एकदम आपके सामने हल्की वाली हों, राइट, या वो चीज़ें हों, तो उन चीज़ों को थोड़ा आप अपना वो मारना, क्योंकि अगर मैं उन चीज़ों पे लगा रहूँगा या उन चीज़ों को समझाऊँगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से मैं भटक जाऊँगा और आपको पढ़ने में, आपको समझने में थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट, कि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होंगी, इतना मानना आप। क्योंकि हमारे यहाँ जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी जो लर्निंग हुई है वो कहाँ से हुई है और कैसे हुई है, क्योंकि वो अपना एक फुल लेवल देगा और फुल लेवल देगा, फुल अंडरस्टैंडिंग देगा और आपसे वहाँ से आपके सामने क्वेश्चन रखेगा और आपको एक मौका देगा सॉल्व करने का। तो ये अपना थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। हम लेवल को इसके एक हाईएस्ट लेवल को टच करते हैं, जो बैंक का हमारे यहाँ जो PO का लेवल है उसको हम देखते हैं। देखो, एक चीज़ आप समझिए, अगर हम अंग्रेजी को अपना बेस माने कि अगर अंग्रेजी को देखें कि अंग्रेजी हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, हम नहीं समझ पाएंगे, तो एक बात आप समझिए कि जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये एग्ज़ाम आपका आफ्टर ग्रेजुएशन है, कि आप सारे के सारे लोग ग्रेजुएट्स हो और ग्रेजुएट्स इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो अगर वो चीज़ें भी पूछेगा तो इतना तो श्योर है कि वो ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें पूछेगा, बिल्कुल ले लेवल की चीज़ें तो नहीं पूछेगा। और अब जहाँ तक अंग्रेजी को समझने की बात है तो उसमें एक बात आप मानिए कि अगर आपने मैथ्स वगैरह देखा है, अगर आपने रीजनिंग वगैरह देखा है, तो हमें लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कंपटीशन से पहले आपने सीखी नहीं थी, जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, और कंपटीशन में आने के बाद आपने उन चीज़ों को सीखा और उन चीज़ों को आपने इतना सीखा कि उसमें आपने हाईएस्ट गेन किया, उसमें आपका डर खत्म हो गया, उसमें आपकी सारी चीज़ें खत्म होके आपने उसमें हाईएस्ट स्कोर तक किया। उसी प्रकार अंग्रेजी है। जैसे अगर हम मैथ की बात कर लें थोड़ा और अगर रीजनिंग की बात कर लें, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे DI वाला पार्ट है, मुझे लगता है कि आपने कहीं 11th 12th ग्रेजुएशन तक आपने कहीं उसे टच नहीं किया होगा। इसी प्रकार आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, मुझे लगता है उस वाले पार्ट को भी आपने कहीं तक बिल्कुल आपने ग्रेजुएशन कर लिया होगा, वहाँ तक टच नहीं किया होगा। उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो आपने रीजनिंग में और मैथ में आपने एक अच्छा स्कोर किया, क्योंकि वो चीज़ें आपने यहाँ बिल्कुल नई तरह से आके सीखी। और अंग्रेजी में भी अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पे अगर आपने पहले काम नहीं किया है तो कम से कम अब तो काम कर रहे हो, तो अब तो कम से कम ध्यान दो, अब उन चीज़ों को सीखो। एक डर जो आपके अंदर बैठा हुआ है, आप उस डर को पहले आउट कीजिए, क्योंकि ये बैंक, बिलीव मी, ऐसा एग्जाम है कि अगर आपने 2 से ढाई महीने अगर आपने ढंग से देख लिया, प्रॉपर तरीके से देख लिया, मेरे साथ चल लिया,
तो मैं इतना कह सकता हूं कि नो डाउट आपका एक मैक्सिमम स्कोर होगा, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, उतना आपका वो वहां से आपका स्कोर होगा। बस थोड़ा रेगुलरिटी की जरूरत है, थोड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चीजों को देख रहे हो तो इतना तो क्लियर है कि एक मेहनत की थोड़ी जरूरत है, कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपना ध्यान देना कि चीजें आपकी जो भी आपके यहाँ पूछी जाती हैं, उन चीजों का अंग्रेजी का लेवल एक अपने आपके यहाँ अच्छा आता है, तो उस लेवल को मुझे टच करना है। छोटे छोटे लेवल को हमें टच नहीं करना है, ठीक है, उस लेवल को हमें टच करना है। और ये जहां तक ग्रामर वाला पार्ट है आपका, ठीक है, मैं बताता हूं आपका 15 दिन में ग्रामर वाला पार्ट बिल्कुल ओके। जो आपके यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो आपके यहाँ बताया जाता है, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आपकी 15 दिन में ओके हो जाएंगी, इतना मैं जानता हूं। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है, आज जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो प्योरली आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के ऊपर प्योरली डिपेंड है। आज जो आप सीखोगे वो आप आज से ही इंप्लीमेंट करना उसका चालू कर दो। ऐसा नहीं कि मैं आज आपको सिखाऊं, आज के बाद आप 15 दिन सीखने के बाद तब आप बुक्स उठाओ, तब आप चीजों को उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो मैं अभी लेक्चर लूंगा, आधा घंटे का हो, 1 घंटा का हो, जो भी ये लेक्चर होगा, ठीक है, इसको आज से ही सीख के और आज से ही आप इंप्लीमेंट चालू कर दो। आज से ही आपका नंबर में सुधार होना चालू हो जाएगा, बस इतना बिलीव रखिए। ठीक है, तो आज जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं कि ये सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, एक सेंटेंस आपके यहाँ, एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं इतना जानना चाहूंगा कि ये आपका सेंटेंस है कि नहीं है। एक बार आप सेंटेंस को रीड कीजिए। ठीक है, रीड करने के बाद फिर आप एक बार इसे समझने की कोशिश करिए कि इज इट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस है कि नहीं है। उसके बाद हम इसको आगे डील करते हैं। एक बार आप रीड कीजिए। अब देखो, अगर हमने इसे रीड किया है तो अब हमें नहीं पता चल पा रहा है कि ये सेंटेंस है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है, राइट। अब एक बात समझना, अगर आपने कहीं पर भी सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो एक सेंटेंस की डेफिनेशन जो होती है, उस सेंटेंस की एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है मीनिंगफुल, एक ये डेफिनेशन है हमारे यहाँ, जो एक मतलब हमारे यहाँ डेफिनेशन बनी हुई है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन वो ये है कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का जो एक कलेक्शन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी। अगर ये डेफिनेशन है तो हमारा सेंटेंस है। ठीक है, अब एक शब्द मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ऐसे मैंने लिखा गो, और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस है, इतना मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप चीजों को ध्यान देते रहना। ये एक सेंटेंस है, जो एक सेंटेंस आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ ये एक सेंटेंस आपको सिखा के देगा। और आपको लगेगा, ये जब आप लास्ट तक देखोगे इस क्लास को, आपको लगेगा कि नहीं, जो एग्जाम में आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस वगैरह जो आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं, हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूं। जो मैं ये 15 दिन की 20 दिन की बात कर रहा हूं ग्रामर को लेके या उन चीजों को लेके, आपको लगेगा इस क्लास को देखने के बाद कि आप चीजों को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये प्योरली प्रैक्टिकल नॉलेज है। और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे है वो हम अभी, एक सेंटेंस की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक ये मैंने लिखा, राइट। अगर मैं इस सेंटेंस को देखें, इस डेफिनेशन को देखें, तो एक वर्ड मैंने लिखा है गो, फुल स्टॉप लगा दिया। मैं इतना पूछना चाहूंगा कि ये सेंटेंस है कि नहीं है। और अगर आपने देखा होगा तो मुझे लगता है कि अगर इस डेफिनेशन से देखोगे तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मीनिंगफुल कलेक्शन है ही नहीं। यहां पर मीनिंगफुल कलेक्शन है ही नहीं। मीनिंगफुल का मतलब है वर्डों का कलेक्शन है ही नहीं यहां पे, सॉरी, वर्डों का कलेक्शन है ही नहीं यहां पे, एक से अधिक वर्ड है ही नहीं। और अगर एक से वर्ड नहीं है तो आप इसे सेंटेंस नहीं बोलोगे। जबकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कलेक्शन होना चाहिए। बट मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका है, गलत हो गया। अब दो चीजें हैं आपके सामने कि या तो ये गलत है या फिर ये गलत है। या तो आपके यहां से मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो वो गलत है, या फिर आपके यहां डेफिनेशन गलत है। दो में से कोई एक चीज गलत है, दो में से कोई एक चीज गलत है। एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूं,
राम स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जाम, सेकंड सेंटेंस इज। अब ये आप डिसाइड करो कि ये सेंटेंस है कि नहीं है, इसको डिसाइड करो आप। और इससे अगर आप देखोगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, यहां पे एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, और एक से ज्यादा वर्ड होने के अलावा इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। आप सब लोग इसकी मीनिंग को समझ पा रहे होंगे, सब लोग इसकी मीनिंग को समझ पा रहे होंगे। ये एक से अधिक वर्ड भी हैं, इसका मीनिंग भी आप समझ पा रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ये दोनों क्वालिटी लाई कर रही हैं जो इस डेफिनेशन में लिखी हैं। मीनिंगफुल भी है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी है, दोनों चीजें हैं। और दोनों चीजें होने के बावजूद भी ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? अब एक बात समझिए, यहां अगर मैं देखें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं था और फिर भी सेंटेंस है। यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, इसकी मीनिंग को भी हम समझ पा रहे हैं, और ये सेंटेंस नहीं है। अब ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो डेफिनेशन में आपने पढ़ा है, मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक मीनिंगफुल कलेक्शन होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये एक थ्योरी है, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज की हमारे यहां एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकल नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है जो ये सेंटेंस है, और ऐसा क्या हो गया जो ये सेंटेंस नहीं है? तो एक तो आप ये बात मानिए कि ऐसी कोई एक डेफिनेशन आप बता सकते हो जो एक सेंटेंस की डेफिनेशन दुनिया के हर सेंटेंस पे लागू हो। कोई भी अगर मैं सेंटेंस लिखें उस पे लागू हो, कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है। कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो एक डेफिनेशन जितने भी दुनिया के सेंटेंस हैं उन सारे सेंटेंसेस पे इंप्लीमेंट हो। तो यहां से एक बात बिल्कुल क्लियर कट है कि हमको थ्योरी वाले नॉलेज पे जाना नहीं है, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज पे जाना है। हमको भाई अगर हमको नाउन रटा दे, कोई नाउन क्या है, नाउन की कोई डेफिनेशन रटा दे और हम नाउन की डेफिनेशन रटे घूमें, और जब सेंटेंस में हमसे पूछा जाए कि कहां नाउन है और उस नाउन को मैं बता ना पाए, क्या ऐसे नॉलेज की फायदा? भाई वहां नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछेगा ना आपसे, आपको तो सेंटेंस में पहचानना है कि कहां नाउन है, कहां प्रोनाउन, कहां एडजेक्टिव है। ये आपको सेंटेंस में पहचानना है। सेंटेंस में पहचान लोगे, करेक्ट कर लोगे, नहीं पहचान पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसी को प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। रटा रटाया थ्योरी वाला नॉलेज काम नहीं करेगा, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स। ये आप सुन लीजिए कान खोल के, प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। इस क्लास में, इस बोर्ड पे जो भी बताया जाएगा वो सारा का सारा आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। 10 मिनट भी यहां पे फालतू की बातें नहीं होंगी। और आईबीपीएस, पीओ या फिर आपका एओ वगैरह के लिए यहां किसी एसएससी के, यहां किसी स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात नहीं होगी। उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका अपना एक लेवल है, उस लेवल को टच किया जाएगा, और जो कि आपको सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो क्या है कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं है। ये डेफिनेशन सही है, कई ग्रामरियन ने ये डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन सही है, बट ये डेफिनेशन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हमारी। हर सेंटेंस पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है थ्योरी हमारा। हमको थ्योरी भूलनी है, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज को ध्यान देना है। अब देखो, अगर कोई भी सेंटेंस है या नहीं है उसको हम कैसे पहचानेंगे?
उसको पहचानने के लिए आपने पढ़ा होगा वर्ब में एक फाइनाइट, एक नॉन फाइनाइट। एक फाइनाइट वर्ब के केस को मैं आपको बताता हूं। फाइनाइट, ये फाइनाइट वर्ब को अगर मैं देखें, अगर मैं आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएं, अब देखो फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स अगर मैं देखें तो अगर कोई भी वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, या वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म हुआ आपका, सेकंड फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म हुआ, आईएनजी फॉर्म। और ये थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ये अगर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगे हैं तो इनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक और एस्पेक्ट होता है, जैसे आपने फाइनाइट पढ़ा है उसी प्रकार एक और एस्पेक्ट है जिसे नॉन फाइनाइट आप कहते हो। हालांकि ये भारी भारी नाम नहीं देने चाहिए, लेकिन फिर भी अब फाइनाइट आ गया है तो मुझे नॉन फाइनाइट बोलना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट हमको बोलना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट वो होता है जैसे आपका ये हुआ टू के साथ, टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, केवल आईएनजी फॉर्म, केवल आईएनजी फॉर्म, इनको हम नॉन फाइनाइट, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं, ध्यान देना, ये सब क्रियाएं हैं। इस पार्ट को हम फाइनाइट कहते हैं, इस पार्ट को हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। अब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से, ग्रुप ऑफ वर्ड में से अगर आपको कोई एक फाइनाइट वर्ब मिल रही है, एक मिल सकती, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, इनमें से अगर कोई एक यूज हुई है तो वो मेरा सेंटेंस है, और अगर इनमें से नहीं यूज हुआ है तो वो सेंटेंस मेरा नहीं है। फिर से ध्यान देना, सेंटेंस बनाने के लिए आपको फाइनाइट वर्ब की जरूरत पड़ती है, फाइनाइट वर्ब की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर सेंटेंस में, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, सॉरी, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फाइनाइट वर्ब है तो वो मेरा सेंटेंस है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस मेरा नहीं है। हम उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो या ना हो, हमें फाइनाइट चाहिए। और अभी जो आपने लिखा था ये गो, ये फाइनाइट वर्ब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है बट फाइनाइट वर्ब है। और अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो इट इज अ सेंटेंस। और जो अभी आपने सेंटेंस लिखा था, राम स्टैंडिंग, फर्स्ट इन द एग्जाम, ये जो सेंटेंस आपने लिखा है, राम स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जाम, अगर आप इसमें देखोगे तो ये आईएनजी फॉर्म लगी है, और आईएनजी फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी की है। और जब तक आप आईएनजी फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी का मीनिंग इजेमार बाज वर्ब, जब तक आप आईएनजी फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं डालोगे तब तक ये फाइनाइट वर्ब नहीं बन पाएगी, जो कि आपके यहां लिखा हुआ है। ये जब तक आप आईएनजी स्टैंडिंग से पहले आप इजेमार बाज वर्ब नहीं डालोगे तब तक ये फाइनाइट वर्ब नहीं बन पाएगी, और जब तक ये फाइनाइट नहीं बन पाएगी तब तक ये सेंटेंस नहीं है, तब तक ये सेंटेंस नहीं है। और अब अगर मैंने यहां पे इज डाल दिया है, इज स्टैंडिंग अगर मैंने डाल दिया है तो अब ये सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब बन गया, और अगर ये फाइनाइट बन गया तो अब ये मेरा सेंटेंस है। फिर से ध्यान देना, रिमेंबर दैट, कि अगर हमारे यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फाइनाइट वर्ब यूज हो रही है तो वो मेरा सेंटेंस है।
और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो हमारा सेंटेंस नहीं है। फाइनाइट क्या होती हैं, ये स्ट्रक्चर लिख रखे हैं। नॉन फाइनाइट क्या है, ये स्ट्रक्चर आपकी लिखी हुई है। आज मैं सेंटेंस पे बात कर रहा हूं कि पहले तो आप पहचानिए कि ये सेंटेंस है या नहीं है। सेंटेंस मेरा लेंथी होगा बिकॉज आई एम टीचिंग ग्रेजुएट्स। माई सेंटेंस शुड बी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग इन नेचर। So please don't expect me to easier sentences. आप सबको बैंक देना है, आपको सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, नेचर में लंबा होना चाहिए, ना कि 3 शब्दों वाला आपके यहां सेंटेंस आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि अगर हमारे यहां फाइनाइट वर्ब यूज हो रही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो वो सेंटेंस है, नहीं हो रही तो वो सेंटेंस नहीं है। हमने यहां पे इसको इजेमार लगा दिया एनजी फॉर्म से पहले, फाइनाइट वर्ब क्या सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस, अभी मैं उस पर बाद में पहुंचूंगा। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं आपके सामने। राम टू बाई अ बुक। मैं समझाने के लिए हो सकता छोटा सेंटेंस यूज कर लें, एग्जाम्पल देने के लिए जरा सा। मैं इतना पूछना चाहूंगा ये सेंटेंस है कि नहीं है। मैं इतना पूछना चाहूंगा ये सेंटेंस है कि नहीं है। देखो, सेंटेंस पकड़ने के लिए आपको फाइनाइट वर्ब देखना पड़ेगा। अगर हम देखें तो ये टू बाई लिखा हुआ है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। पूरे सेंटेंस में कहीं फाइनाइट वर्ब है ही नहीं, और अगर पूरे सेंटेंस में कहीं फाइनाइट वर्ब नहीं है तो फिर ये सेंटेंस है ही नहीं, गलत है। अब इसको मुझे फाइनाइट बनाना पड़ेगा। हम टू बाई को बॉट कर देते हैं, बॉट कर दें या वाइज कर दें, कुछ भी कर दें, वो टेंस के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग, वो आगे के केस हम सीखेंगे। अभी तो हम केवल सेंटेंस पे बात कर रहे हैं कि पहले तो मुझे ये आना चाहिए कि ये सेंटेंस है कि नहीं है, और जब इतना आ गया है तो आगे और भी यूजेज हम सीख लेंगे। अब अगर मैंने बॉट लगाया है तो ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब होती है, और फाइनाइट वर्ब है तो अब ये सेंटेंस हो गया हमारा, ये सेंटेंस हो गया हमारा। एक सेंटेंस और, एक सेंटेंस और। सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इतना मुझे जानना है। वही काम आपका, फाइनाइट नॉन फाइनाइट आप आइडेंटिफाई कीजिए। देखो, फाइनाइट सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब, एक और ये फाइनाइट वर्ब है हमारे पास, सेकंड फॉर्म है, ये भी फाइनाइट वर्ब। अब हमारे पास 2 फाइनाइट वर्ब हो गई हैं। अब एक बात समझना, अगर फाइनाइट वर्ब है आपके पास तो सेंटेंस तो है, बट एक प्रॉब्लम है कि अगर 2 फाइनाइट वर्ब हैं तो 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए आपको। फिर से ध्यान देना, एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब ही जो के उसे किसी की जोड़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब यूज हो रही हैं तो उनको जोड़ना पड़ेगा ना, और जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन चाहिए। 2 फाइनाइट वर्ब हैं, और अगर 2 फाइनाइट वर्ब हैं, 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए आपको। अब लगाओ कंजंक्शन, एंड, एंड लगा दिया, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया।
तो अब एक बात और आपके नॉलेज में जुड़ रही है कि अगर 2 फाइनाइट वर्ब हैं तो 1 कंजंक्शन, 3 फाइनाइट वर्ब हैं तो 2 कंजंक्शन, 4 फाइनाइट वर्ब हैं तो 3 कंजंक्शन। एक से अधिक अगर फाइनाइट वर्ब आपके यहां यूज हो रही है तो उसे जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए यू विल हैव टू यूज कंजंक्शन। कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, जैसे आप कनेक्टर कहते हो। या फिर अगर हम कंजंक्शन नहीं लगाना चाहते हैं तो इस फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट बना दें। इसे हम नॉन फाइनाइट बना दें। देखो, Ram went to market to buy a pen, राइट? ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है आपको। अब ये सेंटेंस आपका सही है। सेंटेंस में एक से अधिक नॉन फाइनाइट वर्ब अगर यूज हो रही हैं तो देयर इज नो कंजंक्शन, किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं है आपको। बट अगर सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब यूज हो रही हैं तो यू विल हैव टू यूज कंजंक्शन, आपको कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। और सेंटेंस की पहचान आपकी फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि अगर हम सेंटेंस को पहचानेंगे तो उसके लिए, सेंटेंस पता करने के लिए फाइनाइट वर्ब हमें जरूरी है, होनी चाहिए। एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है तो हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। नॉन फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये बातें मैं आगे बताऊंगा कि मैंने टू बाई ही क्यों यूज किया, यहां पे टू हैव क्यों नहीं यूज किया, हैविंग क्यों नहीं यूज किया, ये बातें आगे की हैं। अभी मैं केवल सेंटेंस पे काम कर रहा हूं, मैं सेंटेंस पहचाना सिखाऊंगा आपको। और अगर आपने इतना सेंटेंस से सीख लिया है तो अब जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है आप यहां से वर्ब पहचानिए। वो वर्ब चाहे फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए इस सेंटेंस में। अंडरलाइन कीजिए, देखिए कहां वर्ब है। वर्ब हो वो चाहे फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट हो, आप इतना पहचानो इसमें। यहां अगर मैं देखें तो एक हमारा वर्ब ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। ये वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स हैं आपकी। और अगर ये वर्ब्स हैं तो अब इतना ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, इतना पता करो आप। फाइनाइट नॉन फाइनाइट के स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी है। देखो, आईएनजी फॉर्म से पहले अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब डालते हैं तो वो हमारा फाइनाइट वर्ब बनता है। यहां किसी भी आईएनजी फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पड़ा हुआ है, और अगर नहीं पड़ा हुआ है तो यहां फाइनाइट वर्ब है ही नहीं। और अगर ये फाइनाइट वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस है ही नहीं, ये सेंटेंस है ही नहीं। इसकी मीनिंग सब लोग समझ गए होंगे कि एमबीए का मीनिंग होता है मोटर व्हीकल एक्ट। मीनिंग समझ गए होगे ना उसकी, प्रोटेस्ट हो रहा है उसके, भले हैप्टी की मीनिंग ना आ रही हो बट मीनिंग तुमने समझ ली होगी इसकी। क्योंकि ये माइंड का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि कैसा भी अंग्रेजी लिखा उल्टा सीधा, बट उसकी वो मीनिंग को अंडरस्टैंड कर ही जाता है। ये माइंड का हमारा बेसिक फंक्शन है, कैसा भी लिखा उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड वो कर जाएगा। उसमें ग्रामर सही है या गलत है वो अलग बात है, वो नॉलेज की बात है, बट उसकी मीनिंग को हम अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और अगर आप यहां देखोगे तो कोई भी वर्ब आपकी फाइनाइट नहीं है, और अगर फाइनाइट नहीं तो ये सेंटेंस है ही नहीं। सेंटेंस बनाने के लिए फाइनाइट लगाना पड़ेगा। और अब अगर मैं यहां पे इज लगा दें, एक फाइनाइट वर्ब मैंने इज डाल दिया, अब ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, अब ये सेंटेंस हो गया। अब एक प्रॉब्लम आपके यहां आई होगी कि आपने इज यहीं क्यों डाला, यहां क्यों नहीं डाला, यहां क्यों नहीं डाला, यहां क्यों नहीं डाला। ये प्रॉब्लम आपके यहां आई होगी। इन प्रॉब्लम्स को हम आगे वाली क्लासेज में डील करेंगे कि ऐसा की क्या वजह थी जो मैंने यहीं इसको डाला।
इज दैट क्लियर? एक कॉन्सेप्ट हमारा था आपके सामने कि हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस है या नहीं है। वो मैंने यहां सीखा, वो मैंने आपको सिखाया। आप सेंटेंस को पहचानना सीख गए कि अगर हमारे यहां फाइनाइट वर्ब है तो वो सेंटेंस है, फाइनाइट वर्ब नहीं है ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो वो सेंटेंस नहीं है। इतना आपने सीख लिया। दो फाइनाइट वर्ब को जोड़ने के लिए कंजंक्शन जरूरत पड़ेगी, एक से अधिक अगर फाइनाइट वर्ब है तो कंजंक्शन लगेगा आपका, एक से अधिक नॉन फाइनाइट वर्ब है तो उन्हें किसी कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती है। ये बेसिक हमारा आज की क्लास का मतलब था कि मुझे आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई कराना, और ये जो आज आपने क्लास में सीखा है ये आज ही आप कहीं पर भी इंप्लीमेंट कीजिए। कॉमन एरर को अभी आप रुक जाइए, क्योंकि कॉमन एरर के बारे में मुझे बताना है। आपके पास न्यूज़पेपर हो, आपके पास पत्रिका हो, आपके पास पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह हो, आप कहीं पर भी फुल स्टॉप तक पकड़ लीजिए और फिर वहां आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को पकड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि ग्रामर वाले पार्ट में, आपके यहां कंपटीशन वाले पार्ट में केवल ग्रामर की गलतियां आती हैं, बाकी आप कहीं न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कहीं कुछ भी पढ़ोगे तो वहां सेंटेंस ग्रामेटिकली शुद्ध होगा। अब आप कहीं पर भी आज इंप्लीमेंट कर सकते हो, और यही एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसी की आपको जरूरत है। इसको मैंने फाइनाइट क्यों बनाया, इनको क्यों नहीं बनाया, राइट? इनमें जो आगे वाली बातें हैं, ठीक है, हम आगे वाली क्लास में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देखिए और एंजॉय कीजिए आप इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। आगे जब हम चीज़ों को आगे सीखेंगे तो इतना मैं श्योर हूँ कि थिंग्स विल बी ओके, थिंग्स बिल्कुल ओके होंगे और सिलेक्शन के करीब हो गए आप, सीधी सी बात है। मैं यहाँ से चीज़ों को डिलीवर करूँगा और आप चीज़ों को बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के आप चीज़ों को सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं रखते हैं। आज के लिए बाय, थैंक्स।